हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड ओनली की तरफ से टेलीग्राम चैनल है ओनली नथिंग एल्स, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा। एंड ओनली की तरफ से 12 जुलाई से प्रारंभ का सेकेंड एडिशन शुरू हो चुका है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। 9 महीने का इसमें पूरा शेड्यूल है। वीडियो लेसन्स, प्रीलिम्स, मेंस के टेस्ट सीरीज़, जीएस, एथिक्स, सीसेट की क्लासेस, एनसीईआरटी के वीडियोस, एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज़। ये कोर्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल रहेगा। तो कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। पहला आज का सवाल देखते हैं। पहला हमारा आज का सवाल जो दिया है वो इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि जो सिंधु नदी है हमारी, उसकी जो ट्रीटी है उससे रिलेटेड है। दो हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इस ट्रीटी को ब्रोकर करने में मदद की थी वर्ल्ड बैंक ने। दूसरे में बोला है कि ये ट्रीटी के थ्रू पानी का इक्वल शेयरिंग होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बहुत आसान क्वेश्चन है और हमें ये एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक में भी देखने को मिल जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी ब्रोकर करवाई थी, लेकिन इक्वल शेयरिंग नहीं है। इंडिया के पास 20% है, पाकिस्तान के पास 80% है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, वन ओनली। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाओगे। एंड पहला अपना करेक्ट है, सेकंड हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, हिंदी में आप इसे यहाँ देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात हो रही थी कि हमारा जो पानी है, इंडिया की जो नदियों का पानी है, वो एक्सेस में जा रहा है पाकिस्तान की ओर। मतलब जितना हमारा अलॉटेड शेयर है उससे कम हम यूज़ कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में जा रहा है। तो हमें हमारा जो शेयर है उसको कम्प्लीटली हमें यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मेलबर्न डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। रिसेंटली न्यूज़ में था। एक्जोटिक एनिमल, इलीगल ट्रेडिंग, नाइट्रोजन मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोट द इंटरनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल कोस्ट। देखो, मेलबर्न जो डिक्लेरेशन है ना, वो नाइट्रोजन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसको हार्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो, अब मेलबर्न डिक्लेरेशन है, रेगुलर बुक्स में भी नहीं मिलेगा, रेगुलर जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स वगैरह आते हैं उनमें भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कहीं आपने देखा हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये इसको हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो 2003 के अंदर इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और उसमें ये रखा गया था कि हम जो हमारे खेतों में यूज़ करते हैं यूरिया बनता है नाइट्रोजन से। तो एक तो चीज़ ये है कि नाइट्रोजन को हमें सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में यूज़ करना होगा, और दूसरा ये है कि नाइट्रोजन का नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए ह्यूमंस के ऊपर। तो वो मेलबर्न डिक्लेरेशन उसी से रिलेटेड है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जया जेटली कमेटी रिलेटेड है, किससे है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें पैटर्निटी लीव से है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, एज ऑफ मैरिज ऑफ द वीमेन, या डिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री इन द न्यूज़। देखो, इस बार अपना जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की थी कि हो सकता है कि सरकार जो लड़कियों की अभी एज है, मैरिज एज 18 से, उसको इंक्रीज़ करने का विचार है। अब इसमें कितना इंक्रीज़ होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी है मैन और वीमेन दोनों की किस हो जानी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, एज ऑफ मैरिज ऑफ वीमेन। हालांकि प्रीलिम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इसका क्रिटिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसिज्म इसका ये है कि अभी लड़कियों की एज है 18 साल, उसको हम इंक्रीज़ करके 21 साल मान लीजिए अगर कर देते हैं, तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं या कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो आउट ऑफ द कास्ट अपनी मैरिज कर रही हैं, या
वो अपने रिलीजन से कहीं बाहर रिलीजन में कर रही है, तो कई बार क्या होता है कि वो लड़कियां सिर्फ ये, क्योंकि 18 थोड़ी छोटी एज होती है, तो उनको लगता है कि हम 18 के हो जाएंगे तो कोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। बट अगर ये जो एज इंक्रीज हो जाती है 18 से 21 या 20 जो भी हो जाती है, तो एडिशनल विंडो रहेगी 2 साल 3 साल। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो सकता है उन लड़कियों के ऊपर, और वो कहीं उन्हें और कहीं फोर्सफुली मैरिज कर दें या इस तरीके से। तो ये इसका एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है। जया जेटली कमिटीज एज फॉर मैरिज ऑफ वीमन। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिख गुरु के बारे में हमें बताना है। 4 हमें सिख गुरुओं के नाम दिए हैं: गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गुरु अर्जन देव सिंह जी एंड गुरु हरकिशन जी। और इन चारों गुरुओं के नाम के बारे में हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें बताना है कि कौन से गुरु के बात हो रही है। बोला है कि सिख गुरु थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे, राइटर, पोएट, फिलोसोफर थे। उन्होंने सिख जो है वॉरियर कम्युनिटी यानी कि खालसा की स्थापना की। 5 के इन्होंने, जो केश होता है, कृपाण होता है, कड़ा होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये कौन थे? देखो, बाकी सब चीज़ें ठीक है, जब भी हम खालसा की बात करते हैं तो खालसा के नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। और ये अंतिम गुरु जो थे, इन्होंने बात की थी कि सिखों को जो है अब एक मिसल के रूप में, मतलब एक तरीके से अपने आप की एक मिलिट्री टाइप से उन्हें अपना फॉर्मेट जो है वो उन्हें अपना एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में ही ये है। ठीक है, यहाँ पे आप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एंड हिंदी में यहाँ देख सकते हैं कि जब तेज बहादुर जी को गुरु जो तेज बहादुर जी थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनका कत्ल कर दिया गया था औरंगज़ेब द्वारा। उस समय उनकी उम्र जो है वो 9 साल ही थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की। बाद में जब वो बड़े होते हैं और वो सिखों को जो है वो एक तरीके से मिलिट्री फॉर्मेट में, यानी कि मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं। वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस के बारे में देखते हैं, WMA के बारे में। रिसेंटली जब से कोरोना चला है तो ये WMA न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। पहले में दिया है कि अंडर दिस फैसिलिटी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द RBI टू टाइड ओवर टेम्परेरी मिसमैच एंड द कैश फ्लोज। एंड सेकंड इसमें बोला है कि WMA पे RBI की रेपो रेट लगती है। देखो, WMA क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके पास कुछ उन्हें एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करना होता है और उसके रेस्पेक्ट में उनके पास रेवेन्यू होता है, इनकम होती है। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए उनका रेवेन्यू जो है वो कम पड़ जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में ये एक फैसिलिटी है, मतलब एक तरीके से शॉर्ट टर्म एक टाइप से लोन है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो RBI से लोन ले सकती है थोड़े टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए, और बाद में उन्हें वापस दे सकती है। तो पहला ये गलत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ है, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है इस फैसिलिटी को अवेल कर सकती है। और RBI जो है वो एक लिमिट सेट करती है कि हम इस लिमिट तक आपको पैसे दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक इसमें इंटरेस्ट रेट की बात है तो वो RBI की रेपो रेट ही लगती है। एंड जब ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब आपको जो लिमिट सेट की गई है उससे अगर आप एक्स्ट्रा पैसे बोरो करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे जो उधार लेते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको रेट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा अपना यहाँ पे करेक्ट है। WMA एक तरीके से हम बोलेंगे तो RBI का ये शॉर्ट टर्म लोन, या मतलब जब टेम्पररी कभी कैश का मैच नहीं होता है, इनकम आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उस तरीके से ये हिंदी में आप इसे यहाँ देख सकते हो। एंड आज का अपना क्वेश्चन है कि क्या ये बात सही है कि जो लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इशू की जा सकती हैं? मतलब लंबी अवधि की जो हमारी प्रतिभूतियां हैं, क्या वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये आज आपको बताना है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपके कितने सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितने आपने स्किप किए, या कितने ऐसे आंसर थे जिसमें आपने 50-50 तक किया, कितने सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। तो आप इस तरीके का एक चार्ट अपने रूम में ज़रूर लगा के रखें
और ये आपको कॉन्स्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में काम आएगा। तो इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।